Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 20 of calculus. In this lecture I am going to explain about graph of functions. तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ फंक्शंस. तो हाउ टू स्केच ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ये पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे. अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ग्राफ को स्केच करना है हम लोगों को, तो ग्राफ के बारे में आपको समझना चाहिए कि ग्राफ का क्या इम्पोर्टेंस है, ग्राफ से क्वेश्चंस को कब हम लोग सॉल्व करेंगे और ग्राफ से क्वेश्चंस को हम लोग को कब सॉल्व नहीं करना है. जनरली आप लोग को ऐसा कहा जाता होगा कि ग्राफ से सॉल्व करने पे एग्ज़ाम में टीचर मार्क्स कट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वो बोर्ड लेवल्स के एग्ज़ाम है, मीन्स +2 का एग्ज़ाम है, तब वैसे केस में ग्राफिकल मेथड को अवॉइड करना चाहिए. बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि जी मेन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जी एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर अपीयर होते हैं, तब वैसे कंडीशन में ग्राफिकल मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट हो जाता है. ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है? ग्राफ से हम लोग केवल कैलकुलस के क्वेश्चंस यानी केवल फंक्शंस को ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, बल्कि इसके हेल्प से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. जनरली क्या होता है कि ग्राफ से हम लोग नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस किसी भी इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है. सेकंड, अगर समझें तो हम लोग कैलकुलस में अगर इसका महत्व देखें तो कैलकुलस में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं तो उस फंक्शन का टोटल डिटेल नॉलेज आपको मिल जाता है. जैसे कि कौन सा ये फंक्शन कैसा है, यानी किस नेचर का है, 1 है या ऑन्टो है, ये सब पता कर सकते हैं ग्राफ देख करके. फंक्शन है या रिलेशन है, ये आप पता कर सकते हैं. आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन ऑड है, इवन है, पीरियोडिक है कि नहीं है, ये किस टाइप का फंक्शंस है, तो ये सब उसका डोमेन देख सकते हैं, आप फंक्शंस का रेंज निकाल सकते हैं. तो ग्राफ से बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं. ग्राफ से आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ग्राफ से डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि आप ग्राफ के हेल्प से बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा तक फाइंड कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. तो ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैलकुलस के लिए हो जाता है. बट ग्राफ से क्वेश्चंस को बोर्ड्स एग्ज़ाम में क्यों नहीं बनाने के लिए कहा जाता है? इसका कॉज ये हो सकता है कि ग्राफ को स्केच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी भी फंक्शंस का एनालिसिस करना होता है, यानी आपको उसका एनालिटिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं. ग्राफ स्केच करते समय हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि ग्राफ किसके व्हाट सिमेट्रिकल है, ग्राफ किस तरह से शिफ्ट कर रहा है, ग्राफ को किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स. उसके बाद कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, कहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे वैल्यू मिनिमम है. तो बहुत सारा पॉइंट्स, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू नो बिफोर ड्राइंग ग्राफ ऑफ एनी फंक्शंस. तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम लोग को बहुत कुछ दिमाग में रखना होता है. अब इतना सारा पॉइंट्स हम लोग के दिमाग में नहीं रहेगा तो हम लोग फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. तो फिर भी ग्राफ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? तो ग्राफ आज इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ज़्यादा इसमें टेक्निक्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं ग्राफ्स में, कि हम लोग ग्राफ को बहुत ही फास्ट स्केच कर सकते हैं. उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ नियम अगर हम लोग फॉलो करें, तो हम लोग ग्राफ को बहुत ही फास्ट स्केच कर सकते हैं. यानी ग्राफ के पैटर्न को अगर समझ जाते हैं तो हम लोग ग्राफ फटाफट स्केच कर लेते हैं. इसलिए क्या होता है कि फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस जो कि आप पहले से जानते हैं
और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उस क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कि आप उस क्वेश्चन को एनालिटिकल वे में सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल वे में अगर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको 3 to 4 मिनट लगेगा, बट ग्राफिकल मेथड से वो क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में, यानी कि आप सेकंड्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब महत्व होता है। तो ये सब को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ग्राफ स्केच करने आना चाहिए, और हर एक टाइप का ग्राफ आपको स्केच करने आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि ग्राफ से वैसे क्वेश्चंस को ही आप लोग सॉल्व करेंगे जिस क्वेश्चंस का यानी कि जिस फंक्शन का ग्राफ आपको पहले से मालूम है। यानी जिस फंक्शन का ग्राफ आपको पहले से मालूम नहीं है वैसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कभी भी ग्राफ से नहीं सॉल्व करना चाहिए। अगर आप ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ग्राफ स्केच करने में ही आप फंस जाइएगा। अगर आप ग्राफ स्केच करने में फंस गए तो आपका पूरी तरह से आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, केवल आंसर लिखना होता है, वहाँ तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में उसका आंसर लिखना रहता नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप केवल आंसर्स को फाइंड करने के लिए ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है, एनालिटिकल, यानी कि एनालिटिकली तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में उसका आंसर लिखना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ग्राफ से अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ग्राफ स्केच करने का हर एक स्टेप्स वहाँ पे लिखना होगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। अब उस लेंदी प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उतना अगर आप ग्राफ खींचने में टाइम लगा दीजिएगा तो उससे फास्ट तो दूसरा लोग एनालिटिकल वे में सॉल्व कर लेगा। तो क्या फ़ायदा है कि ग्राफ से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यानी ग्राफ से क्वेश्चंस हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ का हेल्प लेते हैं तो आई श्योर कि आपका क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ स्केच कैसे करेंगे, तो ग्राफ के हम लोग कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही फास्ट ग्राफ आपको खींचने आ जाएगा। तो रूल्स समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल्स, सबसे फर्स्ट क्या होता है कि आपको फंडामेंटल ग्राफ स्केच करने आना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट आपको आना चाहिए फंडामेंटल ग्राफ्स आपको आना चाहिए। फंडामेंटल ग्राफ्स में आपको आ जाएगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन का किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ग्राफ सर्कल का कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पैराबोला का किस तरह से स्केच करते हैं, ग्राफ आप एलिप्स का एंड हाइपरबोला का किस तरह से स्केच करते हैं। इसके बाद आपको आ जाएगा कि ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आप मॉडुलस का कैसे स्केच करते हैं, ग्राफ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसे स्केच करते हैं, फिर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरह से स्केच करते हैं। तो ये सभी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको आना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से स्केच करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ किस तरीके से स्केच करते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है ग्राफ में वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो टेक्निक होगा ग्राफ का, यानी कि सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग 3 तरह से ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो टेक्निक होता है वो होता है कि सिमेट्रिसिटी आपको समझना होता है ग्राफ में। सिमेट्रिसिटी, अगर आप सिमेट्रिसिटी को समझते हैं तो आप ग्राफ बहुत ही फास्ट एंड ईजी वे में स्केच कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है शिफ्ट करने का, शिफ्टिंग, आपको शिफ्टिंग करने आना चाहिए, यानी ऑरिजिन को किस तरीके से हम लोग शिफ्ट करते हैं। अगर ऑरिजिन शिफ्ट करेंगे या एक्सिस को रोटेट करेंगे तो ग्राफ किस तरह से चेंज होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग इमेज लेंगे, मिरर इमेज लेंगे किसी भी फंक्शन का। तो थर्ड है मिरर इमेज लेना, यानी एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस में किसी फंक्शन का मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा। अगर आप एफ एक्स का ग्राफ पहले से जानते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ किस तरीके से स्केच कीजिएगा, एफ माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से स्केच कीजिएगा। तो ये सभी पॉइंट, उसके बाद आपको मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे, एफ ऑफ एक्स मॉड का ग्राफ किस तरीके से स्केच करेंगे। तो ये सब के लिए हम लोग मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं।
तो आपको बेसिकली ये यानी कि आपका सिमेट्रिसिटी, शिफ्टिंग एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके हम लोग ग्राफ को बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट आप ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सभी रूल्स अगर आप समझ जाइएगा और आपको फंडामेंटल ग्राफ्स आएगा। फंडामेंटल ग्राफ्स तो आपको पहले से आना ही चाहिए, यानी एनी हाउ आपको फंडामेंटल ग्राफ आना चाहिए। अगर फंडामेंटल ग्राफ नहीं आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब आप क्या होगा कि आपको ना तो सिमेट्रिसिटी समझ में आएगा, ना ही शिफ्टिंग समझ में आएगा, ना ही मिरर इमेज समझ में अच्छे से आएगा। यानी ये सभी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फंडामेंटल ग्राफ्स क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ग्राफ्स में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आता है। तो फंडामेंटल में जो फर्स्ट ग्राफ होगा वो होगा ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। सेकंड में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड में आपको सर्कल का ग्राफ आना चाहिए। फिर आपको पाराबोला का ग्राफ आना चाहिए। फिर आपको एलिप्स का ग्राफ आना चाहिए। हाइपरबोला का ग्राफ स्केच करने आना चाहिए। हाइपरबोला एंड आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी ले सकते हैं। हाइपरबोला एंड आपको इसके बाद क्या होगा ग्राफ ऑफ, आपको इसके जस्ट बाद अगर आप समझना चाहते हैं तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ आना चाहिए आप लोगों को। लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सभी ग्राफ आप लोगों को पहले से आना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट में आपका हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए आप लोग को। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आना चाहिए, GIF जिसको आप बोलते हैं। फिर आप लोगों को ग्राफ सिग्नम फंक्शन का आना चाहिए। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी आप लोग को स्केच करने आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो लिस्ट इंटीजर का ग्राफ भी आपको आना चाहिए। अगर ये सभी ग्राफ आप लोग को पहले से आता है स्केच करने, तब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट इंटीजर, इसके बाद रहा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल मीन्स आपका साइन एक्स का, कॉस एक्स का, tan एक्स का, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स का ग्राफ आप लोगों को स्केच करने पहले से आना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी ग्राफ आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये सभी ग्राफ आप लोग को पहले से आता है, अगर ये सभी ग्राफ आप लोग पहले से जानते हैं, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का ग्राफ खींचने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये सभी समझने के बाद हम लोग जो लास्ट स्टेज पे जो ग्राफ का समझेंगे वो समझेंगे कि ग्राफ को किस तरीके से ऐड किया जाता है, यानी कि दो ग्राफ का एडिशन समझेंगे एंड देन आप ग्राफ का मल्टीप्लिकेशन भी समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग ओवरऑल ग्राफ स्केच करने के लिए समझ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो अभी सभी पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे तो काफ़ी ये लंबा टॉपिक यानी कि लेंदी टॉपिक है, इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। हम लोग एक ही लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट्स हर एक टाइप के ग्राफ को स्केच करने के लिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये सभी ग्राफ को स्केच करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके ग्राफ स्केच करते हैं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं कि क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। और अगर आप लोग को ग्राफ नहीं आता है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट इतना ज़रूर करूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखिए ग्राफ ऑफ
स्ट्रेट लाइन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वीडियो ज़्यादा टाइम का होगा तो आप एक दिन में नहीं तो वीडियो को धीरे धीरे करके 2, 4, 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। डेली आप हाफ एन आवर देख सकते हैं, डेली आप 20 मिनट वीडियो देख सकते हैं। अगर 20 मिनट भी करके आप देखते हैं तो 4 to 5 डेज में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली अगर आप समझते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का टोटल 7 फॉर्म होता है। तो 7 फॉर्म स्ट्रेट लाइन का कौन कौन सा होता है? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इस फॉर्मेट का होता है। सेकंड फॉर्म आप लोग जानते होंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है। थर्ड अगर फॉर्म का बात करें तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते होंगे होता है। फोर्थ फॉर्म अगर देखें तो हम लोग देखते हैं तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म, x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस तरह से फिफ्थ फॉर्म का अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे नॉर्मल फॉर्म होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। और सिक्स्थ फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। और जो आपका सेवेंथ फॉर्म होता है यानी जनरल फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, और जनरल फॉर्म होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप लोग सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये 7 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 7 फॉर्म में कॉमन क्या है कि ये सभी इक्वेशन एक्स वाई के लीनियर इक्वेशंस हैं। यानी स्ट्रेट लाइन जो भी होता है वो 7th फॉर्म, यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन से इक्वेशन बोलते हैं? जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ये सभी स्ट्रेट लाइन इसी फॉर्म का होता है, यानी एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब देखिए एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत ही इजी तरीका है। क्या तरीका है? इजी। आप सबसे पहले क्या करेगा, ऐसा टेबल बना सकते हैं आप लोग। टेबल में एक्स वाई लिख लेंगे और फर्स्ट क्या करना है, एक्स को 0 करके वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू को 0 करके वाई का वैल्यू सपोज कीजिए अल्फ़ा आपको मिला। अभी क्या करना, y का वैल्यू को 0 करके x का वैल्यू कैलकुलेट करना, सपोज कर लीजिए बीटा मिल गया। अब देखिए जैसे ही यानी कि यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलता है, ग्राफ पे एक पॉइंट मिलता है 0, अल्फ़ा, एंड सेकंड पॉइंट आपको मिल जाता है बीटा, 0। चलिए तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाता है। सपोज कीजिए ये बीटा है और इसको हम लोग अल्फ़ा एज्यूम कर लेते हैं। यानी आपको एक पॉइंट मिलता है 0, बीटा और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे अल्फ़ा, 0। तो अब देखिए ग्राफ को स्केच करना बहुत ही ईजी है। ये सभी को हम लोग सेम इसी तरीके से स्केच करेंगे। क्या करना है, x को 0 करके y का वैल्यू एंड y को 0 करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे सिंपल वे है। अब देखिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्केच करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अब क्या करना है, ये देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, अल्फ़ा पे कट कर रहा है। वाई को 0 किए तो एक्स का वैल्यू अल्फ़ा मिला, वाई 0 करने पे एक्स का वैल्यू अल्फ़ा मिला। यानी कि आप अल्फ़ा डिस्टेंस पे ऑरिजिन से आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करा, बीटा डिस्टेंस पे, तो आप ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे बीटा डिस्टेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, फिर आपको ये 2 पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। अब जैसे ही ज्वाइन कर दीजिएगा आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्केच हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इतना ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको x का वैल्यू 0 करके y का वैल्यू कैलकुलेट करना और y को 0 करके x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और दोनों पॉइंट को जैसे ही मिलाइएगा आपका स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये था स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का तरीका। तो ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल ग्राफ है, ये आप लोग समझ जाते हैं। तो देखिए इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये ग्राफ है आपका, स्केच करके दिखा दीजिएगा। स्केच ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी ये ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप x को 0 करते हैं तो आपको y का वैल्यू मिलता है 5/4।
4। y को 0 करते हैं, x का वैल्यू मिल जाता है आपको 5/3। अभी देखिए ग्राफ स्केच कर सकते हैं आप लोग। x को 0 किया, y को कट किया 5/4 पे, तो यहाँ से 5/4 डिस्टेंस पे हम लोग पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे 0 एंड 5/4। एंड y को 0 करने पे x को कट करता है 5/3 पे, तो 5/3 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए 5/3। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका 3x + 4y - 5 = 0 का ग्राफ स्केच कर लिए। तो इस तरह से बन गया ग्राफ, बहुत ईजी वे में। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरीके से आप स्केच करते हैं। अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो पेयर ऑफ लाइंस मीन्स उसमें 2 लाइन होता है, तो दोनों लाइन का आपको क्या करना है, सेपरेटली ग्राफ स्केच करना है सेम लेवल्ड डायग्राम में। सेम लेवल्ड का क्या मीनिंग होता है, जैसे समझिए अगर स्केच करने के लिए आपको मिल जाता है y - 2x इंटू x + y - 5 = 0, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मीन्स 2 लाइन्स। तो दोनों लाइन को सेपरेटली हम लोग सेम लेवल्ड डायग्राम यानी कि एक ही एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। देखिए सेम लेवल्ड डायग्राम का क्या मीनिंग है, फर्स्ट लाइन है आपको y - 2x = 0, जो कि आपका ये बन गया है, ये y = 2x। सेकेंड लाइन है x + y = 5, x को 5 पे एंड y को भी 5 पे कट करेगा। x y दोनों को 5 पे कट करेगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सेकंड लाइन यानी x + y - 5 = 0 का ग्राफ स्केच हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कंबाइनली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये आपका पेयर ऑफ लाइन हो गया, यानी ये आपका हो गया x + y - 5 = 0। पेयर ऑफ लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन P पॉइंट पे कट कर रहा है। आप लोग उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अगर P कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये दोनों को आपस में क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करके आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो अगर यहाँ y का वैल्यू रखते हैं 3x - 5 = 0, x = 5/3, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 5/3 एंड y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको 10/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी आप फाइंड कर सकते हैं और आप पेयर ऑफ लाइन स्केच कर सकते हैं। तो ये तो रहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी मैं आपको बता दूं कि सर्कल का ग्राफ किस तरीके से स्केच करते हैं। सर्कल का बेसिक ग्राफ जो होता है, यानी कि सबसे अगर बेसिक देखें तो इस तरह का होता है x² y² = r²। ये आपका फंडामेंटल ग्राफ है। और अगर सेकंड देखें तो ये आपका सर्कल का ग्राफ है, x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर = r²। और सर्कल का अगर जनरल फॉर्म देखें तो इस तरह से आपको मिलेगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका सर्कल, यानी सर्कल आपको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा या फिर जनरल फॉर्म में दिखेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है तो इसका देखिए सेंटर क्या है, ये समझ लीजिएगा। सेंटर आपको अल्फ़ा बीटा है। और अगर रेडियस का बात करिएगा तो रेडियस आपका r हो जाता है। इस केस में सेंटर का बात करें तो सेंटर आपका 0 0 है एंड रेडियस का बात करें तो वो r है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होता है कि सेंटर आपको हो जाता है -g - f एंड रेडियस हो जाता है √g² + f² - c। तो इस तरीके से आप इस सर्कल का, अगर सर्कल जनरल फॉर्म में तो आप सेंटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बहुत ही सिंपली आपको अल्फ़ा बीटा आपका सेंटर और r आपका रेडियस हो जाता है। अब देखिए अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम है तो आप ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं।
ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज कीजिए सेंटर यहाँ पे है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा बीटा। रेडियस आर, रेडियस का यहाँ से बस आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सेंटर फिक्स करके, रेडियस को फिक्स करके, यानी सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट करने के बाद किसी भी सर्कल को ईजिली ड्रॉ किया जा सकता। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको पता करना होता है कि सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। अगर ये पॉइंट पता करना हो कि सर्कल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो आप वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर सकते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को 0 करके आप एक्स कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कैलकुलेट कर लिए हैं। उसी तरह से आप वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये फाइंड करने के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करके वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये पता करना, तो क्या करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर देना होगा। यानी इसमें अगर आप एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्कल वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ से वाई का 2 वैल्यू मिलेगा, वाई का फर्स्ट वैल्यू को बीटा 1, सेकंड को बीटा 2 मान लीजिएगा। और अगर इस इक्वेशन का इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, यानी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तब सर्कल वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से आप एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा वो पता करने के लिए वाई को 0 करके आप लोग पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इस तरह से यहाँ से x का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। और अगर इसका रियल रूट्स नहीं मिलता तब सर्कल एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये सभी अगर पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं तो आप सर्कल का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, स्केच करना है मुझे एक सर्कल का ग्राफ। सर्कल इस तरह से दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर चलिए इतना ही ले लेते हैं। अब ये अगर ग्राफ स्केच करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंटर फाइंड करना होगा। सेंटर होता है क्या, माइनस जी माइनस एफ। तो आपको 1 एंड माइनस जी माइनस एफ माइनस 1/2 मिल गया है। और रेडियस फाइंड कर लीजिए, तो जी स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे आपका आ गया √5/2। अब देखिए जैसे ही सेंटर रेडियस मिल गया हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर है 1 माइनस हाफ, तो 1 तो आपको इधर मिल जाएगा एंड हाफ कहाँ मिलेगा, तो ये मान लीजिए आपका है -1 और ये है +1। तो माइनस हाफ वाई एक्सिस में यहाँ पे आपका माइनस हाफ होगा, तो -1/2 एंड 1, यानी कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने से ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है 1, -1/2। अब देखिए ये तो मिल चुका है, इसके बाद रेडियस कितना है ये भी आपको पता चल चुका है, √5/2। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने पे आपको क्या मिला, ये √5/2 मिला। अब आप यहाँ पे सर्कल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप पता भी कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। y को 0 करने पे एक्स एक्सिस को 0 एंड 2 पे कट करता है। कहाँ पे कट करता है, 0 एंड 2 पे, यानी एक्स एक्सिस को यहाँ पे। y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 0 एंड -1 पे। तो यहाँ पे सर्कल यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। आप सर्कल स्केच कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए किस तरह से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका सर्कल स्केच हो गया है। सर्कल आपको इस पॉइंट से यानी 0, -1 से 2, 0 से एंड 0, 0 से सर्कल पास कर रहा है। इस तरीके से हम लोग सर्कल स्केच कर सकते हैं। तो किसी भी सर्कल को आप स्केच कर सकते हो और आप सेंटर एंड रेडियस अगर फाइंड कर लेते हो और आप पता कर लेते हो कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो सर्कल आप इजीली स्केच कर सकते हो।
सर्कल के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पाराबोला का ग्राफ स्केच किया जाता है। पाराबोला का जो बेसिक ग्राफ होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या सेकंड फॉर्म में अगर रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये देखिए, ये आपका पाराबोला का फंडामेंटल ग्राफ्स होता है। अब देखिए, अगर आप इसका ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो आपका ग्राफ ये इस टाइप का हो जाता है। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक इन वाई दिखेगा तो सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ को स्केच करना। यानी एक्स एक्सिस के एबव जितना ग्राफ रहेगा सेम उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो भी मिलेगा। ठीक है, इसी में ये किसके लिए, ये पॉजिटिव के लिए। अगर ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा तो आप ग्राफ को इस तरीके से स्केच कर लीजिएगा, ओपन टुवार्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस, ओपन टुवार्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव के लिए। ठीक, इसका ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, सो सिमेट्रिकल अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा, और अगर ए निगेटिव होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा। तो इस तरीके से आप लोग पाराबोला का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। बाद में बात करेंगे तो फोकस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फोकस होता है a0, इसका फोकस भी आप a0, और यहाँ पे आपका फोकस हो गया 0, a, और यहाँ पे फोकस हो गया 0, a। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं, ये निगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, और इस केस में भी ए पॉजिटिव के लिए एंड ए निगेटिव के लिए। तो पाराबोला का अगर ग्राफ आप स्केच करना चाहते हैं तो पाराबोला का टोटल 4 टाइप का ग्राफ हो सकता है। क्या हो सकता है, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड। अभी देखिए, अगर हम लोग ग्राफ को और समझें, यानी अगर हम लोग ये फंडामेंटल ग्राफ स्केच करने आता है तो आगे मैं आपको जैसा कि बताया कि अगर आपको बेसिक ग्राफ स्केच करने आता है तो आप ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फंडामेंटल्स पे वर्क करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, जिसको आप कहते हैं कि टेलर है। तो टेलर एक देख लीजिए कि क्या है। तो यहाँ पे y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं 4x + 1 का ग्राफ, तो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y में क्वाड्रेटिक है, सो सिमेट्रिकल अलोंग क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। अब क्या करते हैं, इसको कैपिटल Y ये जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे 4 इसको कैपिटल X। अभी देखिए आप क्या करते हैं, कैपिटल X को 0 एंड कैपिटल Y को 0 करते हैं। यहाँ से x + 1 को 0 करते हैं, यहाँ से y-2 को 0 करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू -1, यहाँ से y का वैल्यू +2 आता है, जो किस चीज़ को बतलाता है, आपका शिफ्टिंग को बताता है, यानी वर्टेक्स को बताता है। न्यू ऑरिजिन भी इसको हम लोग बोलते हैं। न्यू ऑरिजिन अगर समझें तो -1, 2 हो जाएगा। अब देखिए, न्यू ऑरिजिन जैसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, न्यू ऑरिजिन कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना, ये पॉइंट को शो करना कहाँ पे है। तो -1 यहाँ पे आपका आ जाएगा, और +2 कहाँ पे आ जाएगा, 1, 2। तो यहाँ पे 1, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया -1, 2। अभी क्या करना है, ये पॉइंट पर से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यानी इस पॉइंट पे वर्चुअल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना रहता है। इस तरह से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस पॉइंट पे, जो आप न्यू ऑरिजिन कैलकुलेट कीजिएगा वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए, वहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आपको इस पॉइंट पे, यानी जो न्यू ऑरिजिन मिला उस पॉइंट पे आपको y² = 4x का ग्राफ स्केच करना है। यानी इस पॉइंट को ऑरिजिन मानते हुए आपको इसका ग्राफ स्केच करना है। तो किस तरह से हम लोग देखिए, यहाँ x में सिमेट्रिकल है, तो इस तरह से यहाँ से ग्राफ हम लोग स्केच कर लेंगे। अभी आपको पता करना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, किस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप y को 0 करके
एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपको वाई को 0 करने पे क्या मिल जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू आपको 0 मिल जा रहा है यहाँ पे। अगर वाई को जैसे ही 0 करते हैं तो 4 = 4x + 1, तो यहाँ पे 1 = x + 1, यानी x का वैल्यू 0 मिल रहा है। यानी इससे पता चल रहा है कि ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा। सो इसको हम लोगों को ऑरिजिन से पास करा देना है। किस तरह से, ये देखिए इस तरीके से ऑरिजिन से पास करा दीजिएगा। तो ये सभी बाद में चेक करने से पता चलता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा या फिर वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। ये सभी कैलकुलेट करने का चीज़ है। आपको मन करेगा कैलकुलेट करने का तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको जिस जिस पॉइंट का ग्राफ में ज़रूरत पड़ता है वो पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग को ग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका नेचर स्केच करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्राफ के नेचर से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था पाराबोला का ग्राफ स्केच करना। पाराबोला में आप दूसरे टाइप का, जैसे ही आपका एक्स में क्वाड्रेटिक होगा तो वाई के लॉन्ग ग्राफ आप स्केच कर सकते हैं। तो इसमें ये वेरिएशन होता है। अब देखिए इसमें भी है, एक जनरल फॉर्म में अगर रहेगा तो ग्राफ किस तरीके से स्केच करिएगा। अगर मान लीजिए पाराबोला ax² bx + c के फॉर्मेट का है, तब हम लोग किस तरीके से ग्राफ स्केच करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो आप क्या करिएगा कि इसका वर्टेक्स फाइंड कर लीजिएगा। वर्टेक्स जिसको आप न्यू ऑरिजिन बोलते हैं, तो हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ही देखिए इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, वर्टेक्स फाइंड करना हम लोग को। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपका -b/2a एंड -d/4a ये आपका वर्टेक्स हो जाता है। क्या होता है वर्टेक्स, -b/2a एंड कॉमा दे करके -d/4a, जहाँ d डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, जो कि होता है b² - 4ac। ये आपका वर्टेक्स होता है। अब देखिए इसमें फिर आप x² का कोफिशिएंट चेक कर लीजिएगा। अगर a पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में आप ग्राफ को ओपन कीजिएगा। अगर a निगेटिव रहेगा तो ग्राफ को क्या करना, ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ को ओपन करना। चलिए फर्स्ट आपको वर्टेक्स लोकेट कर देना है। तो वर्टेक्स इसको सपोज कर लेता हूँ मैं अल्फ़ा बीटा फर्स्ट आप लोकेट कर लीजिएगा। सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जहाँ पे रहेगा वहीं पे आप लोकेट कर लीजिएगा। फर्स्ट अल्फ़ा बीटा कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी होगा वहाँ पे उसको लोकेट कर दीजिएगा। अब देखिए क्या करेगा, फिर वर्टेक्स जैसे ही आपका लोकेट हो जाता है, वर्टेक्स से आपको देख लेना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है तो ग्राफ को ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, वर्टेक्स जहाँ पे होगा वहीं से आपको ग्राफ को इस तरह से स्केच कर लेना है। तो ये तरीका होता है। इसी में अगर a निगेटिव होता तो क्या करते, a निगेटिव रहेगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे फर्स्ट आपको वर्टेक्स लोकेट कर देना है और यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस प्लॉट कर लेना है और फिर यहाँ से ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पाराबोला स्केच कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है पाराबोला स्केच करने का। इसी में अगर y में क्वाड्रेटिक रहेगा तो ओपन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, अगर a पॉजिटिव होगा तो, और अगर a निगेटिव होगा तो ओपन टुवर्ड्स निगेटिव x एक्सिस स्केच कर लेंगे। तो ये रहा आपका पाराबोला का जनरल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में ग्राफ रहेगा तब। देखिए ये इस फॉर्मेट में रहेगा तभी हम लोग ऐसा ग्राफ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ रोटेटेड भी हो सकता है, बट उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि जब पाराबोला रोटेटेड होगा तब किस तरीके से ग्राफ उसका स्केच करते हैं। फंडामेंटल ग्राफ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैसे क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ से स्केच करके सॉल्व करेंगे जिसका ग्राफ पहले से आपको मालूम है और उसका ग्राफ आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करने आता है, यानी कि ड्रॉ करने आता है। अगर ग्राफ बहुत फास्ट ड्रॉ करने आता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग फटाफट ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे एलिप्स का ग्राफ स्केच करने के लिए।
यहाँ पे अगर एलिप्स का बात करें तो एलिप्स जो फंडामेंटल एलिप्स होता है वो होता है एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए ये आपका फंडामेंटल ग्राफ है। इसमें अगर आप थोड़ा वेरिएशन लाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें दो तरह का केस हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तब क्या होगा, और आपको मैं समझा दूं कि ये अगर एलिप्स है तो इसका जो सेंटर होगा वो आपका हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये सेंटर हो जाएगा, और सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो ए होगा एंड सेमी माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो बी होगा। अब देखिए मेजर और माइनर का यहाँ पे लोचा है, तो इस केस में क्या होता है कि सेमी मेजर एक्सिस आपका ए होगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस आपका क्या होगा, ए होगा, यानी जो छोटा है वो माइनर, जो बड़ा है वो मेजर। तो यहाँ पे ए बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस होगा बी, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस आपका होगा बी। अब देखिए ग्राफ किस तरह से, इस केस में हम लोग कहते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, यानी एलिप्स कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाएगा या हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, एलिप्स वर्टिकल एलिप्स होगा, यानी एलिप्स का जो शेप होगा वो वर्टिकल शेप का होगा, यहाँ पे जो एलिप्स का शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल शेप का होगा। अब देखिए किस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा 0 0 हो जाएगा तब तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटर है तो फर्स्ट आप क्या करेगा, सेंटर लोकेट कर दीजिएगा, फिर सेंटर पर से वही मेथड वर्चुअल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर से ए का वैल्यू ज़्यादा, सो आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके से स्केच कर देना है। कैसा एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स स्केच कर लेना है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो आपका ए होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा, यानी सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो बी होगा। सेंटर से आपका इस पॉइंट का डिस्टेंस आपका ए होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप वर्टिकल एलिप्स बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का, फर्स्ट आपको अल्फ़ा बीटा पॉइंट यानी सेंटर फर्स्ट आपको लोकेट कर देना है। सेंटर लोकेशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से वर्टिकल एलिप्स इस तरीके से आपको स्केच कर लेना है। ये आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए हो गया है और ये डिस्टेंस आपका बी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दो तरह से एलिप्स को स्केच कर सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स और सेकंड आपका वर्टिकल एलिप्स। एलिप्स अगर रोटेटेड होगा तो आपका इस टाइप का होगा, बट रोटेटेड एलिप्स को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि रोटेटेड एलिप्स वैसा एलिप्स को कहा जाता है जिसमें एक्स वाई वाला भी फैक्टर यानी एक्स वाई का टर्म होता है, बट ये सभी में आपका एक्स वाई का टर्म नहीं है। सो ये सभी जो एलिप्स है वो रोटेटेड एलिप्स नहीं है। ये सभी कैसा एलिप्स है, ये वैसा एलिप्स है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं एलिप्स में, जिसको आप मेजर एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये आपका कहलाता है माइनर एक्सिस, और ये पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वो आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो इस तरीके से हम लोग मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जान सकते हैं, सेंटर जान सकते हैं। और अगर डेप्थ में जाएं आप एलिप्स के बारे में समझें तो आप फोकी क्या होता है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, आपका इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो वगैरह वगैरह बहुत कुछ पॉइंट्स जो कि एलिप्स वाले टॉपिक में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से ही क्लियर होगा। बट यहाँ पे हम लोग वो सभी पॉइंट क्लियर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राफ स्केच करने के लिए समझना चाह रहे हैं कि आखिर एलिप्स का ग्राफ किस तरीके से स्केच किया जाता है।
और भी अभी भी हम लोग उसमें भी हम लोग केवल फंडामेंटल ग्राफ्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं। फंडामेंटल ग्राफ्स के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रोटेट किया जाता है। सभी पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग देख लें हाइपरबोला का ग्राफ। हाइपरबोला हाइपरबोला भी अगर बात करें तो दो फॉर्मेट का होता है। फर्स्ट देखिए कैसा होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए ये तो नॉर्मल हाइपरबोला हुआ, यानी सिंपल हाइपरबोला इसको बोलते हैं। सिंपल है, ये सिंपल हाइपरबोला है। और दूसरा कंजुगेट हाइपरबोला होता है, कंजुगेट हाइपरबोला। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है समझिएगा। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1 के जगह पे आपको दिखेगा -1। 1 के जगह पे क्या दिखेगा, -1 दिखेगा। तो समझ जाइएगा कि वो कंजुगेट हाइपरबोला है। कंजुगेट हाइपरबोला एंड सिंपल हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है समझिएगा। यहाँ पे जो सेंटर है वो आपका हो जाता है अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे भी देखिए सेंटर जो होता है वो होता है आपका अल्फ़ा बीटा। दोनों में डिफरेंस क्या ये समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिम्पटोट होता है एक y इक्वल टू ए सिम्पटोट। सिम्पटोट्स का क्या मीनिंग होता है, सिम्पटोट्स ऐसे लाइन और लाइंस को कहते हैं जो कि ग्राफ को यानी कि किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जा कर के टच करने का कोशिश करता है, यानी टेंस टू टच करता है। यानी टच नहीं करता बट लगेगा, आपको फील होगा कि ये लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। सो इसका असिम्पटोट होता है प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। और यहाँ पे अगर इसका असिम्पटोट्स का बात करें तो इसका भी असिम्पटोट्स सेम ही होता है। सेम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चूँकि सेंटर हम लोग बदल चुके हैं, सो y माइनस बीटा हो जाएगा और यहाँ x माइनस अल्फ़ा, और यहाँ भी y माइनस बीटा और यहाँ x माइनस अल्फ़ा। ये आपका असिम्पटोट्स हो जाता है। तो अब देखिए असिम्पटोट्स का क्या मीनिंग है। सबसे फर्स्ट तो आपको सेंटर लोकेट कर देना है इस तरह से, अल्फ़ा बीटा सेंटर लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटर लोकेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप इस तरह से असिम्पटोट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही असिम्पटोट्स ड्रॉ हो जाएगा, आप ग्राफ बहुत ही इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है वो असिम्पटोट्स को इन्फिनिटी पे टच करते हुए फील होगा। यानी ये आपका हाइपरबोला का ग्राफ है। हाइपरबोला का क्या होता है, जितने भी हाइपरबोलाज होते हैं उसमें आपका 2 सेगमेंट दिखेगा, यानी कि उसका 2 ब्रांच दिखता है। हाइपरबोला सिंगल ब्रांच में नहीं आता है। हाइपरबोला जब भी रहता है तो 2 ब्रांच में रहता है। ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग स्केच करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा, अल्फ़ा बीटा फर्स्ट लोकेट कर लीजिएगा, यानी फर्स्ट आपको सेंटर लोकेट कर लेना है। और सेंटर लोकेट करने के बाद इस तरह से उसका असिम्पटोट्स, और असिम्पटोट्स लोकेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइपरबोला। तो कंजुगेट का मीनिंग होता है कुछ इस टाइप का हाइपरबोला होगा। देखिए ये आपका कंजुगेट हाइपरबोला है। अब देखिए कंजुगेट हाइपरबोला एंड सिंपल हाइपरबोला में क्या डिफरेंस। तो सिंपल हाइपरबोला जो था वो क्या था, इसका एक्सिस जो था, यानी कि इसका कंजुगेट 2 तरह का इसमें एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। यहाँ भी देखिए इसका भी 2 एक्सिस है, यहाँ पे आप इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपका कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो जाता है।
या ये कह सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओपन है और ये आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन है, और ये पॉइंट आपका अल्फ़ा बीटा क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और ग्राफ आपको लोगों को मैं स्केच करने के लिए बता दूं। सिंपल ग्राफ देखिए किस तरीके से स्केच कर सकते हैं। फंडामेंटल ग्राफ ऑफ हाइपरबोला में फर्स्ट अगर स्केच करने के लिए दे दिया जाए आप लोगों को स्केच एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर इक्वल टू वन, तब हम लोग किस तरह से इस ग्राफ का स्केच करेंगे। और एक कंजुगेट हाइपरबोला दे दिया जाए एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब ये दोनों ग्राफ अगर दे दिया जाए और दोनों हाइपरबोला को स्केच करने के लिए कहा जाए, तो देखिए हम लोग फर्स्ट हाइपरबोला को किस तरीके से स्केच करते हैं। यहाँ पे सेंटर आपको मिल गया है 0 0 और इसका आपको सिम्पटोट मिल जाएगा प्लस माइनस 2x। असिम्पटोट्स मिल चुका है प्लस माइनस 2x, तो आप कुछ इस तरीके से फर्स्ट असिम्पटोट्स ड्रॉ कर लीजिए। एंड इस यहाँ भी आप फर्स्ट असिम्पटोट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका असिम्पटोट y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ, और ये आपका y इक्वल टू 2x और ये भी y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ स्केच कर लिए। यानी फर्स्ट क्या करना है आप लोगों को, असिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेना। अब इस सिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेने के बाद क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है हाइपरबोला का ग्राफ। तो ये हाइपरबोला सिंपल हाइपरबोला, तो आपका इस टाइप का ये हाइपरबोला हो जाएगा। और ये देखिए ये सिमेट्रिकल होता है ग्राफ, एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होने के कारण क्या होता है कि एक्स वाई दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। तो सेम इसी का मिरर इमेज इस साइड में आ जाता है ये इस टाइप का। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका हाइपरबोला स्केच कर लिए। ठीक इसी तरह से अगर ये कंजुगेट हाइपरबोला रहेगा तो कुछ इस टाइप का आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं, पॉइंट पता कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कितना होगा, तो अगर यहाँ पे आप y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू मिल जाता है 1 और ये आपका मिल जाएगा -1, 0। अगर यहाँ पे x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू मिल जाता है आपको 2, तो ये आपका 0, 2 और ये हो जाएगा 0, -2। तो इस तरीके से आप वर्टेक्स पता कर सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स को हम लोग b एंड b' नेम दे देंगे, यहाँ पे वर्टेक्स को a एंड a' नेम दे देंगे। तो ये आपका रहा सिंपल हाइपरबोला एंड ये आपका कंजुगेट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का ग्राफ हम लोग इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। हाइपरबोला का दूसरा जो फॉर्म है वो इसका रोटेटेड फॉर्म होता है। अगर हम लोग सिंपल हाइपरबोला को 45 डिग्री एंगल से रोटेट करा दें तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में बदल सकते हैं। ये तो हम लोग जो सेकंड टाइप का वो देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। तो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मीन्स होता है ऐसा हाइपरबोला जिसका कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ इक्वल होता है। यानी इफ़ a इक्वल टू b होता है देन हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या फिर अदर डेफिनेशन से भी है कि वैसा हाइपरबोला जिसका असिम्पटोट्स के बीच अगर 90 डिग्री एंगल हो, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तब हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, a इक्वल टू b होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर b के जगह पे भी आप a पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाता है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ऐसे हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा नाम क्या है? इक्विलैटरल हाइपरबोला भी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विलैटरल हाइपरबोला। तो इक्विलैटरल हाइपरबोला या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया जाता है। इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो √2 होता है। तो इसेंट्रिसिटी आप ये टर्म लिया गया, इसेंट्रिसिटी जो टर्म है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया। तो हम लोग अगर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा जाए, किस हाइपरबोला का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो ये होता है √2, यानी कि √2। और अगर इस हाइपरबोला का देखें, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका आपका इसे इसेंट्रिसिटी हो जाता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे ए एंड बी को अगर इक्वल करिएगा तो 1 1 कट के √2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसेंट्रिसिटी तो कैलकुलेट करना है नहीं, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ स्केच करना है। तो ग्राफ किस तरह से स्केच करते हैं वो आप लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ स्केच करें, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे अगर इसका असिम्प्टोट्स का बात करें तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स असिम्प्टोट्स होता है। असिम्प्टोट्स कैसे निकाला जाता है ये अगर जानना चाहते हैं तो हाइपरबोला के केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट को केवल, अगर इस फॉर्मेट का हाइपरबोला है तो कांस्टेंट को 0 कर दीजिएगा, आपको असिम्प्टोट्स मिल जाएगा। और ऐसे आपको मैं बता दूंगा बाद में कि किस तरीके से असिम्प्टोट्स निकाला जाता है। अभी हम लोग का मेन पॉइंट असिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना नहीं है, अभी मेन पॉइंट है हाइपरबोला का ग्राफ स्केच करना। तो ये देखिए, ये आपका असिम्प्टोट्स हो गया y इक्वल टू प्लस एक्स, एंड ये आपका आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। असिम्प्टोट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और हाइपरबोला आप देखिए, ये आपका हाइपरबोला बन गया। तो इस तरीके से हाइपरबोला आप फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 एंड माइनस 1,0। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब इसी को अगर 45 डिग्री से रोटेट कराया जाए तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ जाता है, एक्स वाई इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर। इसको भी हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहने का मीनिंग है कि वाई इक्वल टू आपका सी स्क्वायर बाई एक्स के फॉर्म में होगा। अब देखिए, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका असिम्प्टोट्स क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इट्स असिम्प्टोट्स। तो यहाँ पे जो हाइपरबोला आपका स्केच होगा वो इस टाइप का हाइपरबोला आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ। यहाँ सी स्क्वायर है, अगर यहीं पे आप माइनस लगा दीजिएगा तो देखिए क्या चेंज होगा। अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, अगर आपको मिले y इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स, तब आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे केवल इसी को आपको y एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना इस तरह से। तो ये आपका आ गया y इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ आप इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। y इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल ग्राफ आपको ऐसा मिल गया, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ स्केच करना। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको कई जगहों पे मिल जाता है। ये ग्राफ आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, बॉयल्स लॉ में आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आप कई जगह पे इस ग्राफ को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर माइनस हो जाए, y इक्वल टू माइनस 1/x हो जाए तो क्या करना है, बस इसी ग्राफ को y एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना।
तो इस तरीके से आप लोग y=-1/x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो अगर प्लस यहाँ होगा तो इस तरह से ग्राफ खींचिएगा, और अगर माइनस रहेगा तो इस टाइप से ग्राफ स्केच करिएगा। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका रहा हाइपरबोला का ग्राफ। अभी हाइपरबोला के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब समझेंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहा जाता है, देखिए y अगर e⁻x है या y=a⁻x, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन ये है कि x आपका रियल नंबर होना चाहिए, x एनी रियल नंबर हो सकता है, एंड a क्या हो सकता है, तो a का वैल्यू पे कंडीशन है 0-1 के बीच में या 1-∞ के बीच में हो सकता है। तो बेस इसको बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं, और x एनी रियल नंबर, तो वेरिएबल है, जो कि x क्या है, एक वेरिएबल है। अभी हम लोग अगर इसका ग्राफ स्केच करना चाहें तो क्या होगा, y=a⁻x का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं, बट यहाँ पे बेस अगर 1 से ज़्यादा हो तब। और सेकंड केस इसका होगा कि y=a⁻x का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं जब a का वैल्यू 0-1 के बीच में, यानी फ्रैक्शन है। तो दो कंडीशन में हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। फर्स्ट केस में आप क्या करते हैं, y=a⁻x का ग्राफ स्केच करते हैं। y=a⁻x का ग्राफ स्केच करने के लिए हम लोग छोटा सा टेबल बना करके स्केच कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बेसिक्स से ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x का एक वैल्यू पुट कीजिएगा -∞। जैसे ही आप -∞ x के जगह पे रखिएगा तो आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ y का वैल्यू, a का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने के कारण यहाँ -∞ रखने पे y का वैल्यू 0 मिल जाता है। सेकंड केस होगा कि x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। और थर्ड होगा कि y का वैल्यू अगर आप लोग इन्फिनिटी, यानी अगर हम लोग ऐसा करें कि x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो क्या मिलेगा, तो y यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाता है। अब देखिए, इसी के बेसिस पे हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। x जब -∞ तो y 0, आपको यहाँ पॉइंट मिल रहा है। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है। और x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y का भी वैल्यू इन्फिनिटी, तो आपका ये पॉइंट मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ग्राफ बन जाता है। सेकंड पॉइंट ये भी क्लियर है कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो x y में लीनियर इक्वेशन होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करने पे ये आपका ग्राफ बन गया। तो ऐसा ग्राफ हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं व्हेन a > 1। सेकंड केस है जब a <1 होगा, तब ग्राफ किस तरह से स्केच कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका 0,1 और आपका ये पॉइंट सेम ऐसा ग्राफ हो जाएगा। डिक्रीजिंग केस में आएगा। कैसा डिक्रीजिंग क्यों आया, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल बना के देखें तो कैसा टेबल आएगा। देखिए, टेबल आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। x है, यहाँ y। अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, सॉरी x का वैल्यू हम लोग -∞ पुट करते हैं तो मिल जाता है आपको, और -∞ पे +∞, 0 पे आपको मिलेगा 1 और इन्फिनिटी पे मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से ये पॉइंट देखिए, जब -∞ होगा तो y होगा +∞, और x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट से आपका पास कर जाएगा ग्राफ। और थर्ड है कि x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y का वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम लोग ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, और आपका y=a⁻x का ग्राफ स्केच हो जाएगा जब a का वैल्यू फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का मीनिंग 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं।
अब इसी में अगर आपको दे दिया जाए कि स्केच करिए, स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, अगर हम लोग को स्केच करने के लिए कहा जाए y इक्वल टू 3⁻x का ग्राफ, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये आपका हो गया y इक्वल टू 3⁻x का ग्राफ स्केच कर लिए। ये आपका 0 1 हो गया, 0 हो गया। अगर आपको दे दिया जाए y इक्वल टू 3⁻x का ग्राफ, तो क्या होगा यहाँ पे, -x का क्या मीनिंग हो गया, 1/3⁻x हो गया। यहाँ पे बेस क्या हो गया, बेस आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन बेस रहने पे क्या होता है, ग्राफ इस टाइप का होता है। तो ये बहुत ही फास्ट हम लोग ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपको बस पैटर्न पकड़ के रखना है कि कैसा पैटर्न होगा। इसी में अगर दे दिया जाए कि y इक्वल टू 4⁻x का ग्राफ क्या होगा, तो 4⁻x थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप होगा। इस तरह से देखिए ऐसा हो जाएगा। ये आपका y इक्वल टू 4⁻x। इसी में अगर y इक्वल टू 2⁻x का ग्राफ तो कैसा होगा, तो आप इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2⁻x का ग्राफ। तो वन लेवल डायग्राम में y इक्वल टू 2⁻x का ग्राफ, y इक्वल टू 3⁻x, y इक्वल टू 4⁻x का। आप जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 2⁻1। तो ये 1 2 पे पावर 1, ये मिला 1 3 पे पावर 1, ये 1 4 पे पावर 1। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में क्या था, -1 पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ -1 रखते हैं तो 4 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1, ये मिलेगा आपका -1, 3 टू द पावर -1 और ये -1, 2 टू द पावर -1। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 4 टू द पावर -1 सबसे छोटा होगा, इसलिए सबसे नीचे होगा, और 2 टू द पावर -1 ये तीनों में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे ऊपर रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 1 क्या है, सबसे छोटा है, 4 टू द पावर 1 सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, यानी ये 4 हो गया। इस तरह से ये आपका डिस्टेंस 3 हो गया और ये डिस्टेंस आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ दूसरा पॉइंट्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ स्केच करने आएगा तो हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। फर्स्ट तो आपको ग्राफ स्केच करने आना चाहिए। तो अभी देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का समझ चुके हैं ग्राफ, अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ स्केच करने के लिए सीखेंगे। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस हम लोग किस तरह से स्केच करेंगे, ये देखिए। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या, ये समझना होगा फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस a को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव होता है एंड a का वैल्यू आपको 0 1 के बीच में या फिर 1 to इन्फिनिटी होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखिए ग्राफ दो केस में ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट केस में जब बेस 0 1 के बीच में होगा, फ्रैक्शन होगा, और सेकंड केस जब बेस 1 से ज़्यादा होगा। तो जब a का वैल्यू हम लोग फर्स्ट केस में ड्रॉ कर लेते हैं कि जब 1 से ज़्यादा, केस 2 जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में है, तब क्या होगा, ग्राफ केवल पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होता है। सो x के निगेटिव साइड में ग्राफ आपका नहीं होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 तो y 0, तो ये आपका ग्राफ हो गया है। तो ये आपका log x का ग्राफ हो गया व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से कम हो तब क्या होगा, तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 0, और ये आपका हो गया y इक्वल टू लॉग x बेस a का ग्राफ। ये भी आपका हो गया y इक्वल टू लॉग x बेस a का ग्राफ। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 से कम एंड 0 से ज़्यादा है, यानी a का वैल्यू 0 1 के बीच में है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर समझना चाहते हैं कि आखिर इस टाइप का किस तरह से हो गया, तो कुछ नहीं, बस लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देना। इसको आप चेंज करिएगा तो आ जाएगा x इक्वल टू a टू द पावर y।
अब ए टू द पावर वाई, तो बस यहाँ से टेबल हम लोग बना लेंगे इस तरह से। देखिए टेबल बना लेना, यहाँ पे एक्स रख लेना, यहाँ वाई। अभी हम लोग y का 3 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, -∞, 0 एंड +∞। अब देखिए अगर यहाँ y का वैल्यू -∞ होगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप y का वैल्यू 0 रखिएगा x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। सो हम लोग ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको हो गया 1, 0। तो ये देखिए 1, 0 यहाँ पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट है 0 -∞, तो x 0 y -∞, तो ये आपका पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट है इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इन्फिनिटी, ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से log x का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग इस केस में भी 3 पॉइंट को मिला करके हम लोग ग्राफ बनाए हैं। तो ये पैटर्न है लॉग का पैटर्न ध्यान रखना है। इसके पहले एक्सपोनेंशियल का पैटर्न बताया, तो पैटर्न आपको समझते जाना है और पैटर्न आपको दिमाग में रखना, तभी हम लोग लेंदी ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्राफ में, तो ग्राफ हम लोग समझना चाहेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देखिए क्या होगा।